गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अजय गोयनका न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज अपन बात करेंगे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना चाहता है क्लास से पहले तो अपन पूछ सकते हैं। किसी ने कोई पेशेंट देखा है आज तक डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्लिनिक में, घर पे, या फिर कभी देखा है? अपन बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार रिकैप कर चुके हैं, तो एक बार वापस से क्विक रिकैप करेंगे। डुशेन पे जाने से पहले अपन जब भी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दो मेजर चीजें अपन क्या सोचते हैं दिमाग में? सेंट्रल एंड पेरिफेरल। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइफ में बहुत काम आएगी, इसलिए बार बार रिवाइज कराता हूं। ठीक है, सेंट्रल के अंदर क्या क्या पार्ट आता है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइन अप टू द लेवल ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, बहुत बेस चीज है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बेटा? नर्व्स, वेरी गुड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और डीएमडी किसकी प्रॉब्लम है? डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल की। ठीक है, तो नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल। तो बस इतना याद रखोगे, दैट इज 90% ऑफ होल न्यूरोलॉजी। बहुत सिंपल है। ब्रेन की प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है या नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मसल की। ठीक है, क्विकली 1 मिनट में रिकैप करेंगे। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर आपसे केस होगा मेडिसिन का भी और पीड्स का भी, नर्वस सिस्टम। कोई बताना चाहेगा? अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज और लोअर मोटर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम ऑन द बैक, आपको फोन पे चलना है, यू कैन लीव द क्लास राइट नाउ। मैं अपने अटेंडेंस दे दो, बाहर निकल जाओ। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहां पे आया हूं बहुत प्रिपेयर करके। इफ यू आर बिजी, लीव नाउ, राइट नाउ। क्या रोल नंबर है आपका? जोर से बोलो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू लीव, लीव राइट नाउ। अपना रोल नंबर लिख दूंगा, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, क्विकली अपर मोटर और लोअर मोटर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ऐसे याद रखो, लोअर मोटर के अंदर एवरीथिंग इज लो, टोन इज लो, रिफ्लेक्सेस आर लो, स्ट्रेंथ इज लो। 3 चीजें भी याद रख लोगे अपने एग्जाम्स के लिए, यू विल पास योर मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स मेजर केस। ठीक है, इन लोअर मोटर डिजीज एवरीथिंग इज लो, टोन, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ। अपर मोटर में एवरीथिंग इज हाई, टोन इज हाई, रिफ्लेक्सेस आर high or brisk reflexes, and there is a spasticity, everything is high. And other thing you see, anti-gravitational power is, anti-gravitational movements are maintained in upper motor, anti-gravity movements are lost in lower motor. तो ये बेसिक चीजें हैं, एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल और अपने क्लिनिक पे जब भी किसी पेशेंट को देखोगे तो कोई भी वीकनेस के साथ आया, बड़ा या छोटा, या आपके परिवार में कोई कहेगा साहब मुझे तो बहुत कमजोरी हो रही है, तो दिमाग में जरूर एक चीज आना चाहिए कि मैं चेक करूं रिफ्लेक्सेस, मैं चेक करूं उसकी टोन, मैं चेक करूं उसकी पावर। ठीक है, ये 3 चीज जरूर अपने दिमाग के अंदर रखना, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी, अपने क्लिनिक के लिए भी, अपने एग्जाम पर्पसेस के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, चलो जब अपन बात करते हैं लोअर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो अपन ने बात की 3 चीजें, नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल। उसके अंदर यदि कभी डिफरेंशिएट करना पड़े कि कोई पेशेंट आता है कि भाई साहब मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं ओपीडी में डेली कम से कम 5 या 10 पेशेंट देखता हूं जो कहते हैं सर बच्चा कमजोर है, बच्चे से चला नहीं जा रहा, मल्टीविटामिन कैल्शियम लिख दो। तो पहली चीज, मल्टीविटामिन कैल्शियम इज नॉट द आंसर। थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि बच्चे को कमजोरी है तो क्यों है। तो चलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। यदि नर्व की प्रॉब्लम होगी, किसी को भी रोज कहते हैं सर्वाइकल है, नर्व प्रॉब्लम है, कैसे प्रेजेंट करती है नर्व प्रॉब्लम? आफ्टर 60 years of age इंडिया में pretty much हर तीसरे जने को नर्व की प्रॉब्लम है, तो एक्सट्रीमली कॉमन है। अब कोई भी ब्रांच प्रैक्टिस कर लो, चाहे कार्डियक प्रैक्टिस कर लो, न्यूरो, नेफ्रो, कुछ भी करोगे, नर्व प्रॉब्लम विल बी देयर। तो कौन कौन सी नर्व प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रेजेंट करती है बेटा? कोई एक आध सिम्टम्स या कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कुछ तो देखा होगा, घर में देखा होगा अपने। मान लो किसी को डायबिटीज है तो वो क्या कंप्लेन करते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? सेंसरी इश्यूज, वेरी गुड। सेंसरी इश्यूज में जब भी बात करते हैं, 2 तरह के सेंसरी इश्यूज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मींस हमेशा ऐसा लगता है जल रहा है, कोई काट रहा है,
मधुमक्खी चुभो रही है। ये टिपिकल सिम्टम्स बताते हैं एल्डरली पीपल जब वो बात करते हैं सेंसरी सिम्टम्स की। और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे? क्या बेटा? लॉस ऑफ सेंसेशन। वेरी गुड। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है डिफरेंट नर्व प्रॉब्लम में। तो यदि नर्व प्रॉब्लम की वजह से वीकनेस आएगी तो हमेशा सेंसरी सिम्टम्स मोस्टली प्रेजेंट होंगे। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। तो ये दोनों चीजें पूछना बहुत जरूरी है कि महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि जल रहा है। ठीक है, अपने घर में जाके अपने कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उससे जरूर पूछना कि आपको ऐसे सेंसरी सिम्टम्स होते हैं क्या। चलने में दिक्कत होती है, गेट प्रॉब्लम होती है, उनको महसूस नहीं होता फ्लोर, वो चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पांव जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा फ्लोर। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ सेंसरी प्रॉब्लम्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद नर्व प्रॉब्लम्स। पेन होगा, सेंसरी सिम्टम्स होंगे और वीकनेस होगी। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं तो क्या सिम्टम्स आएंगे बेटा वीकनेस के? यू आर टॉकिंग अबाउट वीकनेस। फ्लक्चुएशन। वेरी गुड। कौन कौन सी डिजीज होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की? मैं बहुत बार बात कर चुके हैं, pretty much आधो सबका फेस याद है मुझे। माइस्थीनिया ग्रेविस। वेरी गुड। लैम्बर्ट-ईटन। वेरी गुड। एंड वन मोर यू शुड रिमेंबर, स्पेशली पीडियाट्रिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुट्टी पिलाई जाती है अभी भी। बॉटलिज्म, शहद की वजह से होता है बॉटलिज्म टॉक्सिन। तो तीन चीज बहुत जरूरी है और स्पेशली राजस्थान के अंदर तो और पीडियाट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, माइस्थीनिया, लैम्बर्ट-ईटन एंड बॉटलिज्म टॉक्सिन। तो क्लासिकल फीचर्स क्या है? फ्लक्चुएशन। कैसे फ्लक्चुएट करता है कोई बताना चाहेगा? फ्लक्चुएशन से क्या मतलब निकलता है? फ्लक्चुएशन मतलब ये कि जब सुबह उठते हैं बच्चे तो दे फील स्ट्रांग, टोसिस नहीं होता, सब कुछ लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया, और 2 घंटे बाद ही सब कुछ वीक हो जाएगा, टोसिस हो जाएगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, इवन खाना खाने में लगता है कि कितना भारी काम है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि सांस लेने की डिफिकल्टी, उनको अस्थमा जैसे ट्रीट करते रहते हैं। परसों एक बच्चा एडमिट हुआ था, पिछले 2 साल से उसको एज ए अस्थमा ट्रीट कर रहे थे और एक्चुअली ही हैड माइस्थीनिया। जब भी खांसी जुकाम होती है एग्रेवेट हो जाता है, बिल्कुल एग्रेवेट होगा ही होगा, सांस लेना और मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, और उसको स्टेरॉइड देते विच इज आल्सो यूज्ड इन माइस्थीनिया। सो एक बार सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं उसके, पर ऑलमोस्ट 2 साल से ये चल रहा था उसको। So these things are very commonly missed. माइस्थीनिया और ये सब डायग्नोसिस इतनी अनकॉमन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपन कभी सोचते ही नहीं कि ये चीजें हो भी सकती हैं। बहुत कॉमन डिजीजेस हैं ये सारी की सारी। ठीक है, चलो अब मसल डिसऑर्डर पे आओ। मसल की बात करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? वीकनेस कैसे प्रेजेंट करेगी बेटा? लेथार्जी हो सकती है। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? मोस्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज फर्स्ट, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती है, धीरे करके प्रॉक्सिमल होती है। बहुत और डिजीज में भी हो सकती है, पर जब भी कभी कोई वीकनेस की कंप्लेंट आए किसी भी तरह की, चाहे अडल्ट हो, चाहे पीड्स हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा दिमाग में पहली चीज सोचती है कि ये अपर मोटर है कि लोअर मोटर है। अपर मोटर है तो ब्रेन से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से। लोअर मोटर है तो हमेशा दिमाग में सोचो कि कहीं सेंसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछते जाओगे सब कुछ रूल आउट होता जाएगा। बस अपने को याद रखना है कि अपने को ये सवाल पूछना है, एक क्वेश्चन पूछो। क्लिनिक में इतनी हेल्प होगी, 2 घंटे की हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल से पूछो भैया फ्लक्चुएशन है क्या सिम्टम्स के, एक रिफ्लेक्स चेक कर लो, एक टोन चेक कर लो, इतने में ही सारी न्यूरोलॉजी कवर हो जाती है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल है। पर वो सब करते नहीं और वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, एमआरआई, एनसीवी ऑर्डर होती रहती है एवरीडे बेसिस। ठीक है, चलो मसल्स के ऊपर आते हैं। मसल्स में कौन कौन सी प्राइमरी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, और इनको जानना क्यों जरूरी है? जैसे अपन बात करेंगे आज डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, जो आपका टॉपिक है, पर डुशेन्स जानना क्यों जरूरी है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बेसिक, एटलीस्ट आपके लेवल पे भी इतना बेसिक जानना तो बहुत जरूरी है। और कौन सी बीमारी प्राइमरी मसल डिसऑर्डर दिमाग में आता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो अपन ने बात की थी, वेरी गुड। और कोई सी आती है? गुलेनबेरी सिंड्रोम कौन सी चीज को अफेक्ट करता है? अपर मोटर डिजीज है, लोअर मोटर डिजीज है? लोअर मोटर। लोअर मोटर में 3 ही चीजें आती है, मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व। किसको अफेक्ट करता है? जीबीएस नर्व को करता है। इट्स ए नर्व डिजीज। कैसे कह सकते हैं? क्यों याद रखना है? क्योंकि उसमें पेन होता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है, सेंसरी सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर। तो जब इस तरह से सोचना शुरू करोगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
So GBS is a pure peripheral nervous system disease involving the peripheral nerves. There are two types of it. One is demyelinating, which is a better prognosis. Demyelinating कोई बताना चाहेगा क्या होता है demyelinating बेटा? कोई भी नर्व शीट होती है, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, कोट होता है रबड़ का, ताकि झटका ना लगे। तो जो कोट होता है रबड़ का उसको बोलते हैं माइलिन। ठीक, किसका बना होता है पेरिफेरल्स में? किन सेल्स का बना होता है? शॉन सेल्स का। वेरी गुड। तो यदि शॉन सेल्स का डैमेज होगा तो देन इट इज अ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर विच इज अ प्राइमरी पैथोलॉजी इन जीबीएस। दूसरा टाइप होता है एक्सोनल, जबकि पूरा तार ही कट जाता है। सो दैट इज द पैथोलॉजी इन द एक्सोनल वेरिएंट। एक्सोनल वेरिएंट की प्रोग्नोसिस खराब क्यों है? जैसे सिंपल वायर सोचो, वायर के ऊपर से रबड़ हट गया, अपन ने टेप चिपका दी, काम चल जाता है। फिर तार ही कट गया तो अपने को छीलना पड़ेगा, वापस से जोड़ना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। सो नर्व की रीग्रोथ की रेट क्या होती है? तुम्हारे एग्जाम से बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्रीपीजी के अंदर, नीट में दोगे तो काम आएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स? 4 ऑप्शंस हैं, 1 सेंटीमीटर अ डे, 1 मिलीमीटर अ डे, 10 सेंटीमीटर अ डे और 100 सेंटीमीटर अ डे। 1 मिलीमीटर पर डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रीपीजी में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक दिन में सिर्फ 1 मिलीमीटर ग्रो होता है, 10 दिन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ग्रोथ होती है, इसलिए एक्सोनल वैरायटी हैज द पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो कभी भी कोई भी डिजीज सोचो, दिमाग में सोचो कि ये एक्सेस में कहां से है। जीबीएस आते ही आपको पता है नर्व की डिजीज है, तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई पेन होगा, इसको सेंसरी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, चलो वापस मसल पे आते हैं। मसल के लिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बताया आपने ने, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताया। और कोई डिजीज दिमाग में आती है मसल की? ओके, चलो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, बॉयज में होती है गर्ल्स में? इस जोर से बोले, इतना तो पता होगा भाई। क्या मेल्स के अंदर? मैं स्कूल में लेक्चर लेने गया था बच्चों को, ज्यादा कोऑपरेटिव, तो उन्होंने ज्यादा बताया था आप लोगों से। तो मेल्स में होती है, क्यों होती है मेल्स में? किस टाइप का इनहेरिटेंस है इसका? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या रिसेसिव? क्या डोमिनेंट होता तो क्या होता? फीमेल्स में भी होता, फीमेल्स में नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव थिंग। तो कभी भी जेनेटिक डिजीज की सोचो, स्पेसिफिकली पता है कि मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता, ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जब पेशेंट देखोगे क्लिनिक पे, बेटा सब डॉक्टर हो, सबके सब पेशेंट्स देखोगे क्लिनिक पे, 5 मिनट से ऊपर नहीं मिलेगा क्लिनिक पे एक पेशेंट को देखने को, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं मिलते अपने प्रैक्टिकल क्लिनिक के अंदर देखने के लिए। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्स होना चाहिए, ये दिमाग में क्लिक हो। वो बताएगा साहब 3 लड़के हैं, 3 लड़के खराब है, लड़कियां बिल्कुल ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और क्यों जरूरी है एसएमए और डीएमडी के बारे में जानना? क्योंकि देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर देम। मोस्ट ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज और मसल पैथोलॉजी डोंट हैव अ एक्चुअल ट्रीटमेंट। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए 2022 के अंदर एक जेनेटिक मेडिकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, एवरेस्डी बोलते हैं उसको। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 17 करोड़ की है, बट देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट। 2024 के अंदर डीएमडी के लिए एक जेनेटिक ट्रीटमेंट आया था। सो दीज आर ओनली 2 डिजीजेस इन द वर्ल्ड जो कि जेनेटिक बेस्ड हैं, and there is a medicine which can reverse the disease itself. Okay, so the future is going towards genetic treatment. So these are the examples for that कि आपके पास एक genetic disorder है और फिर भी आपके पास एक medicine है जो genetic disorder को ठीक कर सकती है। ठीक है, so it's very important। धीरे धीरे करके we are hoping that जितनी भी अदर बीमारियां हैं, जैसे GBS हुआ, ये और जितनी भी autoimmune based diseases हैं या genetic based diseases हैं, जैसे लेनार्ड-गास्टो सिंड्रोम है, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, के लिए अपने पास एक मेडिसिन होगी जेनेटिक बेस्ड जो कि सिम्टम्स को रिवर्स कर पाएगी। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाँ भी इन चीजों का जेनेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, ओके, कोई बताना चाहेगा मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में? किसी ने कभी तो पेशेंट देखा होगा डीएमडी का, या कभी सुना होगा कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एज ऑफ ऑनसेट। कभी भी सिंड्रोम बोलते हैं तो सिंड्रोम के अंदर 3 या 4 चीजें आपका होना चाहिए, जिसको अपन सिंड्रोम कहते हैं, डिजीज नहीं कहते। फर्स्टली एज, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर ऑनसेट होता है। कोई सा भी सिंड्रोम उठा के देख लो, चाहे डाउन सिंड्रोम देख लो। व्हाई डू यू कॉल डाउन सिंड्रोम? बिकॉज यू हैव अ स्पेसिफिक एज ऑफ ऑनसेट।
बर्थ से स्टार्ट हुए मैनिफेस्टेशन, आपके एक सर्टेन सेट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और आपका एक जेनेटिक इटियोलॉजी है। आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, देन यू कॉल इट अ सिंड्रोम, यू डोंट कॉल इट अ डिजीज। कभी डाउन डिजीज नहीं कहते, ठीक है। तो वैसे ही डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ सिंड्रोम व्हिच हैज क्लासिकल थिंग्स। कब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, कोई बताना चाहेगा? किस एज पे स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स? टिपिकली 4 साल पे दिखने लग जाते हैं। बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, चल पाएगा, पर जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ने की एज आएगी थोड़ा डिफिकल्टी होगी। उसके बाद अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉलिंग, मतलब वो चल रहा है, चलते चलते स्टम्बल होने लग जाएगा, चलते चलते गिरने लग जाएगा। तो दोज आर द क्लासिकल स्टार्टिंग फीचर्स ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो कॉमनली अपन देखते हैं, जो बात करते हैं, बुक्स में डिफाइन किया जाता है, वो क्या होता है? काफ हाइपरट्रॉफी, स्यूडो हाइपरट्रॉफी जिसे कहा जाता है। देखा है कभी आपने बेटा? जो थाई मसल्स होती हैं, जो गैस्ट्रोनिमस मसल्स है, दैट बिकम्स रियली बिग, ऑलमोस्ट लाइक अ हरक्यूलिस पैटर्न, इतना मोटा मसल हो जाती है। उसको बोला जाता है स्यूडो हाइपरट्रॉफी, क्योंकि मसल्स की एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लासिकल साइंस बोलते हैं इसको इन्वर्टेड शैंपेन बॉटल, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। ऐसा लगता है एंकल जॉइंट एकदम नैरो डाउन है और जो आपकी गैस्ट्रोनिमस मसल है दैट इज रियली ब्रॉड, सो इट्स जस्ट लुक लाइक अ इन्वर्टेड शैंपेन बॉटल। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट बट प्रीटी मच द सेम मीनिंग। ये एग्जाम्स में आपके बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वीडियो होगा तो दिखाएंगे भी ऑस्की के अंदर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल गॉवर साइन। सो दिस इज बेसिकली क्लाइंबिंग ऑन योरसेल्फ। वापस देखो, इंपॉर्टेंट है, यदि हमारे पास पेशेंट हुआ पेज के अंदर या मेडिसिन में तो आपको जरूर दिया जाएगा ये। सो मल्टीपल पार्ट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं इसके। पहला पार्ट क्या होता है? पांव को बच्चा एक्सटेंड करेगा, वाइड एक्सटेंड करेगा, उसके बाद अपने हाथों से जमीन पे प्रेस करेगा, उसके बाद अपने पांव को अपने नीज पे रखेगा, उसके बाद थाइस पे रखेगा, उसके बाद खड़ा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं खड़े होने के। इसको कहते हैं क्लाइंबिंग ऑन इटसेल्फ। खुद ही कोशिश कर रहा है खड़े होने की, पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरा साइन जो डुशेन मस्कुलर के अंदर कॉमनली यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं लेग साइन। करना चाहो तो कर लो, पुरान यूज किया जाता था बेसिकली जब हाथ पे बहुत जोर डालते हैं तो इंफ्रास्पाइनटस मसल गेट एट्रोफिड। सो फॉर एग्जाम पर्पसेस क्या क्या याद रखना है? गॉवर साइन which is climbing on yourself. For your exam you have to remember pseudo calf muscle hypertrophy. Pseudo इसलिए क्योंकि मसल की ग्रोथ नहीं है, फाइब्रस टिश्यूज की ग्रोथ है, ठीक है। एग्जाम के लिए इन्वर्टेड शैंपेन बॉटल, एग्जाम के लिए लेग साइन which is the atrophy of the infraspinatus muscle, ठीक है। ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो याद रखनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक बच्चों? ओके, टेस्ट कौन कौन से करोगे? किसी भी मसल डिसऑर्डर के अंदर टेस्ट की बात करें तो क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन टेस्ट यू शुड थिंक। सबसे पहले तो अपन एक क्लिनिकल एग्जाम कर लिया, सोच लिया अपने दिमाग में दिस इज कमिंग फ्रॉम द मसल। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस दिमाग में आते हैं बच्चों? मोस्ट कॉमन, जैसे हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हो? क्या बेटा? हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हो? कार्डियक। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करोगे? किसी को इमीडिएटली हार्ट अटैक आ गया तो आप इमरजेंसी रूम के अंदर हो, ईसीजी करोगे और कार्डियक एंजाइम्स करोगे, ट्रोपोनिन्स करोगे। पहले सीपीके तक भी करते थे, आजकल उतना सेंसिटिव नहीं है, वी डू ट्रोपोनिन्स। तो दीज आर बेसिक थिंग आनी चाहिए कि कोई को हार्ट अटैक आएगा तो विल डू फर्स्टली ईसीजी एंड वी विल डू द ट्रोपोनिन लेवल्स, वेरी बेसिक, ठीक है। तो जैसे कभी मसल डिजीज की सोचेंगे वी विल डू सीपीके, सीपीके इज द मसल एंजाइम, ठीक है। You will do a clinical examination in terms of the blood testing. The most important is the CPK, which is the muscle enzyme. Typical CPK कितना होता है? कोई बताना चाहेगा? 70 to 150 is the typical range होती है, 300 तक जा सकता है। पर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में levels are extremely high, कई बार हजारों में होता है, 8,000, 10,000, इवन 15,000 तक हो सकता है। So that's the most classical initial investigations that you can do, which is CPK, MB, which is the muscle and the brain. MB करेंगे तो that is extremely elevated.
दूसरा इज द काफ हाइपरट्रॉफी दैट एज वी डिस्कस। और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपन? पहले जब अपने पास जेनेटिक टेस्टिंग नहीं थी, वी यूज्ड टू डू मसल बायोप्सी, वी यूज्ड टू डू ईएमजी, पर धीरे करके उनकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। वी रेयरली डू ईएमजी फॉर प्राइमरी मसल डिसीजेस बिकॉज जेनेटिक टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। जेनेटिक टेस्टिंग करो, 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, प्रूव की व्हिच टाइप ऑफ मसल पैथोलॉजी इज देयर। यदि डुशेन्स है तो किस वेरिएंट की वजह से है, कौन से क्रोमोसोम की डिलीशन की वजह से है, सॉरी कौन से हेड के लेग्स की वजह से है। So these are all things we can do very easily. So typically clinical examination and if you do CPK that is more than sufficient. एक important चीज याद रखने के लिए, क्योंकि ये रोज तो नहीं एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर देखता हूँ, और कौन से एंजाइम्स बढ़े होंगे डुशेन्स के अंदर या किसी भी प्राइमरी मसल प्रॉब्लम के अंदर। लिवर एंजाइम्स SGOT SGPT बहुत एलिवेटेड होते हैं। तो बहुत बार पेशेंट किसी और नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट के साथ आया, CBC LFT एज रूटीन लिखी, LFT 200-250 आता है SGOT, तो लोग सोचते हैं इट्स अ प्राइमरी लिवर प्रॉब्लम। लिवर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, हेपेटाइटिस का हो जाता है। लिवर बायोप्सी हुई थी, पिछले महीने एक बच्चा आया था, उसकी लिवर बायोप्सी हो गई सोच के क्योंकि लिवर एंजाइम्स कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड थे। नोबडी थॉट अबाउट द मसल डिसीज। तो याद रखना, CPK SGOT SGPT लिवर एंजाइम्स हैव अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन द मसल आल्सो। यदि मसल की डिजीज होगी तो भी लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड होंगे। So it's extremely important to remember that कभी भी एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हो, और एक हिस्ट्री जरूर पूछना, बच्चे को कहीं चलने में दिक्कत तो नहीं होती। बहुत सारी चीजें एक सवाल से सॉल्व हो जाता है, अपने को पता होना चाहिए कि उस मोमेंट पे वो सवाल कौन सा पूछना है तेरे फैमिली से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, चलने में डिफिकल्टी है, काफ हाइपरट्रॉफी है, CPK मसल्स करो, make sure LFT करो कि जो elevated, but we know in the mind कि LFT is because of the muscle problem, that's nothing to do with the liver। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग में अगेन एक क्लिनिकल एस्पेक्ट बताना चाहूंगा, पता नहीं आपके एग्जाम्स में कितना काम आएगा नहीं आएगा। टिपिकली व्हाट वी राइट दीस डेज, क्या जेनेटिक टेस्टिंग में लिखते हैं, किसी की प्रेस्क्रिप्शन देखिए बहुत कॉमनली लिखा जाता है आजकल। तो टिपिकली जब अपन जेनेटिक टेस्टिंग के लिए पूछते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, प्रेस्क्रिप्शन पे क्या लिखोगे, मतलब लैब पे क्या लिख के भेजोगे, डू जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब डॉक्टर को कुछ तो लिखोगे प्रिस्क्रिप्शन पे, क्या लिख के भेजोगे लैब के लिए, क्या कर रहे हैं। टिपिकली होल एक्सोम सीक्वेंसिंग आज लिखते हैं, व्हिच इज द कंप्लीट एक्सोनल प्रोफाइल जो अपन देख सकते हैं। बट रिमेंबर, बहुत सारे डिजीजेस लाइक DMD आर नॉट पार्ट ऑफ द होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। आपने होल एक्सोम सीक्वेंसिंग लिख दी, लिखने के लिए कि जेनेटिक टेस्टिंग करवा दिया। अगेन पिछले इसी साल में 2025 में 4 बच्चे देखे हैं, दे केम विद द होल एक्सोम सीक्वेंसिंग व्हिच वाज नेगेटिव, बट दे हैव क्लियर DMD। और देखो साहब, हमने तो जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा लिया। So you did the genetic testing, but DMD profile is not a part of whole exome sequencing। तो ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी इन्वेस्टिगेशन कोई भी लिखो, चाहे CT लिखो चाहे MRI लिखो, हमेशा सोचो कि तुम क्या डिजीज सोच रहे हो। लैब वाले को बहुत फायदा मिलता है उससे, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चाहते क्या हो। यदि DMD लिख दिया तो उस प्रोफाइल पेपर पे या उसके रिक्वेस्ट पेपर पे, तो लैब वाला ही बता देता भाई साहब होल एक्सोम सीक्वेंसिंग के साथ DMD होता ही नहीं है। आपने 15,000 बिना मतलब खर्च करवाए पेशेंट के, पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज से। जैसे यदि सेरिबेलम की पैथोलॉजी है तो अपन क्या ऑर्डर करेंगे, CT या MRI? जोर से बोलो बच्चों, MRI करेंगे। CT स्कैन में सेरिबेलम नहीं दिखता, तो पेरिफेरी से इतने पेशेंट आते हैं, MRI होती नहीं है, वहां पे कहते हैं CT करा ले। अरे भाई CT का कोई फायदा ही नहीं है, तुमने करा के बोल दिया CT नॉर्मल है। पैथोलॉजी इसका मतलब ये नहीं है कि पैथोलॉजी गायब हो गई, बच्चे को ट्रेन ट्यूमर नहीं है, सेरिबेलम में ट्यूमर पड़ा और CT स्कैन नॉर्मल रिपोर्ट हो जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नो कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन कब ऑर्डर करनी है। दिमाग में मेरे क्लिनिकल पिक्चर क्या है, मैं एक्चुअली क्या रूल आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई अटैक्सिया के साथ आएगा तो ऑलवेज ऑर्डर MRI बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सेरिबेलम। If you're looking for DMD, you have to specifically request for DMD की genetic testing। Whole exome sequencing will not help you। ठीक है? Okay, important चीजें से 2 मिनट emphasize करूंगा इसके ऊपर। जैसे अपने बात किया कि इसकी genetic, इसके लिए अपने पास एक medication है which reverses the pathology of the DMD। Okay, what are the other options do we have?
चलो डीएमडी नहीं है, आज से 2 साल पहले अपने पास जेनेटिक टेस्टिंग नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट नहीं था, तो अपन क्या करते थे? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मेन लाइन थेरेपी, बट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लॉन्ग टर्म में जब देते हैं स्टेरॉइड किसी को, तो क्या क्या प्रॉब्लम बताएंगे फैमिली को कि मैं किसी को भैया प्रेडिसोन लिख रहा हूँ, वेरी कॉमन मेडिकेशन सब लिखोगे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? क्या क्या प्रॉब्लम आती है यदि स्टेरॉइड लेते हैं लॉन्ग टर्म में? सॉरी, बोन वीकनेस हो जाती है, बोन लॉस इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच यू सी इन दीस केसेस। यदि प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक दोगे ठीक है, अपने को हाइपरटेंशन होता है, वी हैव ऑल दिस कॉर्टिसोल सप्रेशन हो जाता है, बट द बिगेस्ट थिंग यू सी विद दीस मसल प्रॉब्लम इज द बोन की वीकनेस होने लग जाती है। तो उसके लिए नई मेडिकेशंस कौन सी है जो बोन स्पेयरिंग है? स्टेरॉइड्स व्हिच हेल्प्स विद द बोन मिनरल डेंसिटी लॉस। पता होना चाहिए बेटा, न्यूरो के लिए नहीं या फिर मसल के लिए नहीं, दैट इज कॉमनली यूज दीस डेज, बहुत कॉमनली यूज हो रही है, मतलब इवन मैं रेजिडेंसी करा था तब यूज करते थे। कौन सी स्टेरॉइड है विच इज बोन स्पेयरिंग? डेफ्लेक्सोकॉल, कॉमन प्रैक्टिस में पता होना चाहिए बेटा, बहुत कॉमनली काम आएगी आप लोगों को। तो प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन दोगे, दे आर इफेक्टिव मेडिकेशंस बट दे कॉजेस बोन मिनरल डेंसिटी वीकनेस। ठीक है, डेफ्लेक्सोकॉल इज द मेडिकेशन विच डज नॉट अफेक्ट, करती है पर नॉट एज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू प्रेडनिसोन और द डेक्सामेथासोन। अगेन प्रैक्टिकल पॉइंट है, याद रखना, लाइफ के अंदर काम आएगा। ठीक है, वन अदर कार्ड सिस्टम दैट इज इन्वॉल्व इन डीएमडी, मसल्स तो हो गए, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को? मसल के साथ और क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा? कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा। ठीक है, दैट्स अनदर वन कॉमन थिंग व्हिच इज इन्वॉल्व। क्या क्या होता है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। सेकेंडली वेंट्रिकुलर अरिथमियाज भी हो सकते हैं इनके अंदर। So typically you treat them with enalapril also and screen them with echo every year. Third thing involved is the cognition. IQ is not severely delayed, but they have difficulty with learning, reading and academics. तो कभी भी किसी भी पेशेंट को देखो, हमेशा सोचो कि खाली मसल के साथ में और क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व है, अपने को इसकी मदद कैसे करनी है बच्चे को। ठीक है, अपन प्रेडनिसोन दे देंगे, जीन थेरेपी दे दी, पर साथ में और क्या क्या करना है अपने को? हार्ट का भी ध्यान रखना है अपने को, उसकी एकेडमिक्स का भी ध्यान रखना है अपने को, उसकी बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। ओके, दीज आर थिंग्स वी हैव स्पोक अबाउट। दो चीजें होती है, जीन थेरेपी विच इज एवरेज डी, प्रॉब्लम क्या है, कितने की कॉस्ट है उसे एक सिंगल वाइल की, कोई बताना चाहेगा? पढ़ा होगा कभी न्यूज़पेपर में, बहुत बार पेपर में आता है कितने करोड़ की दवाई की, कितने करोड़ की दवाई की। $2.2 मिलियन कॉस्ट है बेटा, लगभग 20-22 करोड़ के आसपास की वो एक सिंगल वाइल आती है। एसएमए की जो आती है दैट कॉस्ट 1.7 मिलियन, लगभग 17-18 करोड़ की पड़ती है इंडिया के अंदर। सो दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। होपफुली फ्यूचर में इंडिया में बनने लग जाएगी, जब पेटेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो अपन यहाँ पे दे पाएंगे। बट दिस इज अ गुड स्टार्ट कि हाँ भाई जेनेटिक ट्रीटमेंट एटलीस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? अगेन कॉमन क्वेश्चन पीपीजी में बहुत पूछा जाने लग गया आजकल। व्हाट टेक्नोलॉजी यूज टू मेक दीज मेडिकेशन? CRISPR बोलते हैं बेटा। CRISPR is the technique which is used to make these all medications, genetic based medications बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का नाम है उसको कहते हैं CRISPR। ठीक है, ओके, कोई भी बच्चा हो, जैसे मान लो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा हुआ या फिर अपर मोटर लो मोटर किसी का भी बच्चा हुआ जो कि फाइनली बेडरिडन हो गया, तो क्या मतलब एक जस्ट डीएमडी के पेशेंट के साथ क्या होगा? 4 साल में सिम्टम्स आने शुरू हुए, 8 साल में चलना बहुत मुश्किल हो गया, 12 से 15 साल का होते होते दे बिकम व्हील चेयर बाउंड एंड मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट सर्वाइव पास्ट 20 to 30 इयर्स। तो अपन उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं? हमेशा याद रखना, चाहे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हों चाहे क्रॉनिक ऐसे प्रॉब्लम्स हों, दे ऑल फेस सम सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होगी, एक्सप्रेशन की दिक्कत होगी, डेंटल केरीज हो जाती है, साफ नहीं कर पाते दांतों को, दांतों में दर्द होता रहता है, दे गेट हॉरिबली कॉन्स्टिपेटेड। कई बार कॉन्स्टिपेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है इन बच्चों के लिए, दे जस्ट गेट सीवियरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ। विजन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, स्लीप इश्यूज होने लग जाते हैं। तो कभी भी कोई बच्चा आए, कोई कहे या बड़ा आए किसी पेट दर्द हो रहा है, जस्ट टेक अ मोमेंट, उनसे पूछो भाई कहीं कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम तो नहीं है।
खाने में कोई इश्यू तो नहीं है। जस्ट टू गिव यू नंबर और नंबर इन द सेंस कि कोई बच्चा है, चलो डुशेन्स का बच्चा है 8 साल का, माँ कहती कि बार बार इसको निमोनिया हो रहा, या कोई छोटा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है, इवन फॉर द एडल्ट है जिसको स्ट्रोक हुआ है, अब उसके घर वाले आके आपको कंप्लेंट करते हैं कि इनको सबको बार बार निमोनिया होता जा रहा है, हर दूसरे दिन इनको खांसी होती रहती है, हर दूसरे दिन इनको निमोनिया होता रहता है। तो बताना चाहेगा क्या कारण है उसका और कैसे अपन ट्रीट करेंगे। अगेन बहुत कॉमन चीज है जो हम देखते हैं क्लिनिक में, एंटीबायोटिक 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 पेरिफेरी पे चल रही है, बट दैट्स नॉट द क्योर। बार बार निमोनिया क्यों होता है इन बच्चों को या एडल्ट्स को? क्या बेटा? एस्पिरेट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। माइक्रो एस्पिरेशन होता है, कुछ समझाना चाहेगा कैसे होता है? वेरी गुड, अच्छा बताया। कोई प्रोसेस हो बताओ, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। So you have your trachea and you have your esophagus, उनका कवर को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर्स वन थिंग एट अ टाइम, दोनों को एक साथ कवर नहीं कर सकता। तो यदि आपको हाइपोटोनिया है, टोन आपकी नहीं है, तो एपिग्लॉटिस की सील अच्छी नहीं बनती। जो आपका सलाइवा है वो ट्रिकल डाउन होता रहता है ट्रेकिया के अंदर, जो आप दूध दे रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकल डाउन होता रहता है, वो माइक्रो एस्पिरेट करते रहते हैं और बार बार निमोनिया बनता रहता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज को? सिंपल थिंग्स दैट कैन बी डू। अगेन एज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, इन बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। अपनी लाइफ के अंदर आप सर्जरी करो या कुछ भी करो, बहुत पेशेंट्स करेंगे, न्यूरो सर्जरी की, कार्डियक सर्जरी की, पेशेंट बेड बाउंड है, सीधे लेटा पड़ा है, उसको बार बार निमोनिया होने लग जाएगा। अनलेस यू रिमेंबर कि क्या करेंगे, हेड एलिवेशन करेंगे फर्स्टली 30 डिग्री पे। कभी भी खाना खिलाओ तो सर ऊंचा रख के करो, कम से कम 30 डिग्री हेड एलिवेट करो, एक पिल्लो लगाओ नीचे और 30 डिग्री पे रख के उसके बाद आप उसको खाना दो। वेरी सिंपल थिंग। खाना खिलाने का फ्लैट मत करो ताकि जो भी दूध या खाना है दैट स्टेज इन द बेली डज नॉट रीगर्जिकेट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? फिर उससे नहीं होता तो वी कैन पुट एनजी ट्यूब और वी कैन पुट अ जी ट्यूब। It's very simple to put it. It removes all this problem of recurrent pneumonias and recurrent admissions and recurrent antibiotics. तो हमेशा जब भी डॉक्टर बन के बैठो अपनी कुर्सी पे एक कारण जरूर सोचना। ये नहीं सोचना खांसी के साथ आया खांसी की दवाई लिख दी, निमोनिया के साथ आया तो एंटीबायोटिक लिख दी, 4 दवाइयां लिख दी, नेबुलाइजर करा दिया। हमेशा सोचना कि निमोनिया हुआ तो क्यों हुआ, बार बार हुआ तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी है, कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है, किसी कारण से तो बार बार हो रहा है। ठीक है, कल एक बच्चे 18 साल की मेरे पास, सब दौरे आ रहे हैं, पिछले 5 साल से आ रहे हैं, पहले छोटे छोटे थे अब बड़े बड़े हो गए। टिपिकल राजस्थान में झाड़ा फूंका, देवी देवता, ताबीज करवा लिया, पेरिफेरी में डॉक्टर को दिखाया, 2 महीने दवाई ली, बंद कर दी। क्या दिमाग में आता है कभी कोई ऐसा पेशेंट है तो सबसे पहले क्या सोचोगे? व्हाट इज द रीजन? सीजर्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? ठीक है, when we did the investigation, the patient has NCC, neocystic sarcosis था उसको ब्रेन के अंदर, छोटा सा पड़ा था लीचर, जिसकी वजह से हो रहा था। All she needed was albendazole, that's it what she needs. So if you know the pathology, the treatment was very simple. तो हमेशा याद रखना, कोई भी पेशेंट आए, चाहे पेट दर्द के साथ आए, सर दर्द के साथ आए, चाहे किसी के साथ भी आए, दिमाग में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ पेशेंट को। ठीक है, सो ऐसे ही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, हमेशा पेशेंट से ये नहीं कि पेट दर्द के साथ आया, डुशेन्स के साथ आया, ओनली केयर अबाउट द मसल। वी शुड टेक केयर ऑफ द हार्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ द स्लीप, वी शुड टेक केयर ऑफ हिज डाइटरी हैबिट, वी शुड टेक केयर ऑफ हिज कॉन्स्टिपेशन, डेंटल केयरिंग, एकेडमिक। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आनी चाहिए कि मैं पेशेंट को इन सब चीजों के लिए मदद करूंगा। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल वी स्पोक अबाउट, ऑल गुड एंड फैंसी थिंग्स। रिसर्च बहुत जरूरी है। रिसर्च जरूरी क्यों है बेटा? अपन इंडिया में एम्फसाइज नहीं करते रिसर्च में। जो रिसर्च में जाते हैं बहुत बुरा है अपनी हालत इंडिया की रिसर्च में कंपेयर टू यूएस। अपनी सैलरीज रिसर्चर्स की आर द वर्स्ट, अपने कोई नई मेडिसिन आती नहीं। पर क्यों जरूरी है रिसर्च? क्योंकि जो मेडिसिन आती है सब बाहर से आती है, वो इतनी एक्सपेंसिव आती है, अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या फायदा 17 करोड़ की मेडिसिन का? यदि यही मेडिसिन इंडिया में आती 2-4 लाख की आती तो अपन कितने हजारों लोगों को दे पाते। So it's very important, यदि आप में से कभी कोई अपने फ्यूचर के अंदर रिसर्च में जाना चाहे, इट्स अ वेरी नोबल ब्रांच। इट मे टेक लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत काम है। अनफॉर्चुनेटली रिवार्ड नहीं है इंडिया के अंदर रिसर्च में, बट इट रियली व्हाट इंडिया नीड्स इज अ गुड रिसर्चर। कुछ ऐसा जो सारे बच्चों को हेल्प कर पाए। एक कोविड की वैक्सीन आई, उसने अरबों लोगों को हेल्प की,
all needed was the one researcher who can make that vaccine. ठीक है, so it's a very important thing and very missing part. तो सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ वीडियोस के, if anybody says research, it's a very noble, it's a very demanding branch, low paying branch, but it's the most what India needs right now. ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन जल्दी बताओ.